हेलो साथियों, ज्ञानगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लगातार बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस आप तक पहुंच रहा है और आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंसेप्चुअल। अगर आप जो क्वेश्चन जो सेट दिया जा रहा है आपको, अगर उसको कर लेते हैं तो आपको पीछे कोई नहीं खींचेगा। सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, सिलेक्शन निश्चित आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, कितनी निष्ठा और कितनी ईमानदारी से किया जा रहा है ये निर्भर कर रहा है आप पे कि मैंने अपनी ईमानदारी दिखाया आपके साथ, और आप कितनी ईमानदारी से उस सेट को देख रहे हैं, उस सेट को बना रहे हैं। क्या कहते हैं, ये निर्भर आप पे कर रहा है। यानी निष्ठा, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। ये मत समझिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, इसे हम यानी यूं लाइटली ले लीजिए। आप यकीन जानिए, जितना पेड करके आपने नहीं सीखा होगा, जितना मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन जो मैंने टकराया है, ये पेड क्लास में से आपको नहीं टकराया होगा। ये मैं दावे के साथ और बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और आप इसका प्रूफ भी है, आप देख भी सकते हैं। पेड क्लास किए होंगे नो डाउट, या कर रहे होंगे, इससे हमको मतलब नहीं है। मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, ये मेरा समझिए कि हमारा कॉन्फिडेंस है। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ही है, और एग्जाम में उस तरह के प्रश्न आता ही आता है, और निश्चित आता है और आएगा ही। 1 to 5 की बात कर ले, 6 to 8 की बात कर ले, 9 10 की बात करें, 11 12 की बात करें, हर एक एग्जाम में आपका ये प्रश्न जो हम सेट करा रहे हैं टकराएगा टकराएगा। समय को सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करिए, पॉजिटिव वे में लिखिए। ठीक है, आप एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सीखेंगे। बहुत जो है ना, आपके पढ़ाए हुए बच्चे न जाने जिंदगी के किस मोड़ पे, किस पड़ाव पे होंगे, ये ना आप जान रहे हैं ना हम जान रहे हैं। इसीलिए प्रयास हमेशा होना चाहिए बेहतरी का, और कोशिश हमेशा यही करें कि हम बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, चलिए आइए, नो मच टाइम वेस्टेज, यानी ज़्यादा समय को किल ना करते हुए हम आते हैं सेट पे आपको लेकर के। ठीक है, चलिए। सेट है, कह रहा है क्या कि द टर्म डिट्रिटोवोर इंक्लूड्स, क्या मतलब समझे, कह रहा है क्या, ये जो टर्म है डिट्रिटोवोर का मतलब होता, ओर का मतलब होता खाने वाला, ओर का मतलब होता फीडिंग करने वाला, खाने वाला। डिट्रो का मतलब आप मान लीजिए डिट्राइट है डेड, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव प्राणी जो मरे हुए चीजों को, मृत जीवों को, मृत प्राणी को शक करता हो, फीड करता हो, उसको अपने आहार के रूप में लेता हो, उसके बारे में कह रहा। तो ये आपसे पूछा है द टर्म डेट्रिटिवोर, डेट्रिटिवोर इंक्लूड यानी सम्मिलित है। डिटिटिव हिंदी कह लीजिए, इंग्लिश कह लीजिए, यही कहलाता है। तो ये सम्मिलित है, तो याद रखिए डेट्रिटिव बोर्ड जो है ये सम्मिलित है डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से, जो मरे और मृत जीवों को अपना पोषी बनाता है, पोषण करता है, उसी को हम लोग डेट्रिटिव बोर्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा, अब तो आंसर इसका मिल गया होगा कि जो मृत प्राणी को खाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, मृत पोषी, या इसी को आप डिकम्पोजर्स कहते हैं। जो सड़े गले चीजों को खाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी डिटेडो। अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछे तो क्या क्या एग्जाम्पल बता सकते हैं, कवक बता सकते हैं, फंगी हो गया, जीवाणु बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ और सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम ले सकते हैं आप, लिख सकते हैं हम लोग, जो जीवित प्राणी को खाता है। राइट, आए बात समझ में। चलिए, यानी क्वेश्चन के टर्म को समझने का प्रयास मेनली हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस किस पे होनी चाहिए, क्वेश्चन के टर्म को, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझने का। ठीक है, चलिए आइए, अगला प्रश्न क्या है आपका। ओहो, सेट, क्या हो गया, क्या हो गया ये, कुछ यही है मतलब। एडवांटेज है स्मार्ट बोर्ड का, तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है ना, अब कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें तो। चलिए, नो डाउट, आते हैं हम लोग, बैक से कर लेते हैं।
सॉरी इसके लिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। चलिए, अब पूरा ही कट गया था। ये तो आंसर हो गया। चलिए आइए अगला प्रश्न आता हम लोग। सॉरी आपका टाइम लगा कुछ, इसके लिए हमें खेद है, क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा। बस मेहनत कर ही रहा हूँ, गाली मत दीजिएगा। ठीक है, हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। गलतियाँ करना जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? गलतियाँ जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए प्लीज़ गाली नहीं दीजिएगा। आपके लिए मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आया क्वेश्चन क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमॉन्ग द फ्लोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या मतलब समझे? कह रहा है क्या कि आप जो है घटते क्रम में सजाइए। किसको सजाइए? आपका जो दिया हुआ आयनिक रेडिया, मतलब सब चार दिया हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक स्पेसीज यहाँ ऐड किया है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। यानी आपको दिया हुआ अरेंज करने के लिए क्या, किस में, यानी वो स्पेसीज है जिसके सभी के इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, राइट। अब आपको अगर दिक्कत आए तो हम सिर्फ एक पे बता रहा हूं। कैल्शियम के पास एटॉमिक नंबर है 20, दो प्लस यानी दो प्रोटॉन को रिलीज किया है, दो प्रोटॉन को रिलीज किया है। ठीक है ना, तो प्रोटॉन को रिलीज किया है, तो प्रोटॉन रिलीज होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होता है, यह याद रखिएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाने से प्रोटॉन पे इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब एटॉमिक नंबर में चेंजिंग नहीं आएगा। जब भी लॉस और गेन की बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की बात किया जाएगा। कैल्शियम के पास यानी पहले जितना प्रोटॉन था 20, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी था 20। इसमें देखिए पॉजिटिव 2 दिख रहा, तो पॉजिटिव 2 दिखने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। पॉजिटिव का मतलब लॉस करना, नेगेटिव का मतलब उसमें आना। तो पहले था 20, 2 इसमें से लॉस कर दिया तो बचा कितना, 18। तो यानी कैल्शियम का यहाँ पे 18 प्लस वाला में। ठीक, पोटेशियम की बात करिए तो पोटेशियम का होता है 19 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता? 19 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो हो गया कितना, 18। सल्फर की बात करिएगा तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, इस पे है -2, इसका मतलब 2 आया है। तो 16 था पहले से, 2 आया तो इसका मतलब क्या हो गया, 18। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है जनरल में 17, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो 17। एक नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब एक इसमें आया है 18। तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, इसीलिए बोला गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। बस मुख्य बातें याद रखिएगा। यहाँ पे क्या याद रखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, जो स्पेसीज दिया हुआ है, जो भी चीजें दी हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सेम होगी। आइसो का यानी मेनली मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। बिल्कुल आपने सही कहा, बस इसी चीज को समझने की जरूरत है। और जब एक बार यहां क्लिक हो गया तो यकीन जानिए आपको यानी आपसे एग्जाम में प्रश्न गलती नहीं होगा। बस कंडीशन है क्या कि एक बार हमारा अच्छा से हमारे यहाँ पे सेट होना बहुत ज़रूरी है। रटेंगे कुछ भी नहीं। अगर हम आपसे बार बार विनती रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मेरे चैनल ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं तो मेरा आपसे विनती रिक्वेस्ट होगा कि रटिएगा कुछ नहीं, हर एक चीज़ को यहाँ पे बैठाने का प्रयास करिए। एक बार बैठ गया तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे गलत नहीं होगा, राइट। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा सीरियस वे में देख रहे हैं और मैं आपके लिए हर एक चीज़ सीरियस वे में ला भी रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि साइज जो होता है, साइज एटॉमिक साइज या आकार की बात कर ले, त्रिज्या की बात कर ले, ठीक है ना, आयतन की बात कर ले, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे साइज भी पूछा जा सकता है, रेडियस पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, घबराइएगा नहीं। ये जो होता है समानुपाती होता है नेगेटिव चार्ज का। इसका मतलब क्या, जिस पे जितना ज़्यादा ऋणायन होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उसकी साइज, उसकी रेडियस, उसकी वॉल्यूम बड़ा होगा। आई बात समझ में। और व्यतकर्मानुपाती होता है पॉजिटिव चार्ज के, यानी जिस स्पेसीज पे, जिस समूह पे, जिस तत्व पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी साइज, आकार की बात कर ले, आयतन की बात कर ले, त्रिज्या की बात कर ले, उतना ही कम होगा, राइट। तो यानी आप कह सकते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मैं बढ़ने को अपवाद बता रहा हूं, बढ़ेगा तो हमारा क्या क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, बहुत अच्छा, रेडियस बढ़ेगा, बहुत अच्छा, वॉल्यूम बढ़ेगा। बिल्कुल आपने देख ली, इसको नोट करते जाइएगा, रटिएगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा अब आपसे। अब आप देखिए ऑप्शन में, बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको
हटाने के लिए कहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने के लिए कहा है, घटते क्रम में बताना है आपको। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो पहले लिखाएगा। तो आप देखिए आपके पास जो ऑप्शन है कैल्शियम +2 है, आप खुद सजा लीजिएगा, पोटेशियम है, क्लोरीन है और सल्फर पे -2 है। सबसे ज्यादा हमने क्या बताया कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही बड़ा होगा। तब बताइए हमारा नेगेटिव चार्ज किसका ज्यादा है, सल्फर का। तो यानी सबसे बड़ा कौन होगा, S-2। उसके बाद कौन आएगा, Cl-, बहुत अच्छा। उसके बाद कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतना ही कम होगा। तो यानी इसके बाद कौन आ जाएगा हमारा, पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम के रिस्पेक्ट में पोटेशियम हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें +1 चार्ज है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में +2 चार्ज होगा। ये पोटेशियम और कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम की साइज कम होगी पोटेशियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए और क्या हो जाएगा, अब आप देख लीजिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, किसमें है ये आंसर, यानी 3 नंबर द करेक्ट आंसर, यानी सी जो है आंसर आपका द करेक्ट है। क्लियर, यानी रटिएगा बिल्कुल नहीं, इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि अभी रेडियस पूछा जा रहा है तो आपसे साइज पूछ दे, या हो सकता है वॉल्यूम पूछ दे, आयतन पूछ दे। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, क्वेश्चन नया ब्रह्मांड से टपकता नहीं है, या ऐसा क्वेश्चन नहीं आ गया जो आप ही के लिए नया हो, पहले से वो कंसेप्ट में रहता है क्वेश्चन। कोई चीज़ नई नहीं आती है, वो अलग बात है कि हम और आप उसको पढ़ नहीं रहते हैं या पढ़े हुए नहीं रहते, इसलिए मेरे लिए जो है नया चीज़ दिख जाता है, लेकिन नया होता कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, यानी हर दिन आपका सेट जो है बहुत दमदार और क्या कहते हैं, हेवी सेट आ रहा है, घातक सेट आ रहा है। अब देखिए इससे पहले आपको हमने क्या बोला, क्वेश्चन या तो साइज पूछ देगा, या रेडियस पूछ देगा, या वॉल्यूम पूछ देगा। तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन स्पीसीज, यानी आपके जो दिए गए स्पीसीज है उसका साइज का ऑर्डर पूछा है, करेक्ट ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा जो होगा उसके, यानी सबसे बड़ा होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर आपको अभी मैंने बताया कि साइज जो होता है आकार, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नेगेटिव चार्ज, यानी जिसका नेगेटिव चार्ज होगा जितना ज़्यादा होगा उसकी साइज उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप बता दीजिए मुझे किसके ज़्यादा होगा, बताइए। आयोडीन पे ज़्यादा होगा माइनस, उसके बाद किसका होगा, आयोडीन पे, उसके बाद I+ पे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डी नंबर यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। ठीक है, चलिए, हाँ हम तो चाह ही रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन हो, भले आप ज्ञानघर को भूल जाएं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ज्ञानघर की पूरी टीम आपके प्रति लगा हुआ है कि आप सिलेक्ट हो जाएं, सिलेक्शन को पालें। राइट, चलिए, क्या कह रहा है कि अल्कली अर्थ मेटल है, द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। कह रहा है क्या, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं किसको, जो पानी में घुलनशील है। ठीक है, कह रहा है क्या कि उसकी प्रॉपर्टी यानी विशेषता क्या है, जब वो इंक्रीज करा जाता है, क्या बढ़ाया जाता है, कहाँ से, बेरिलियम टू बेरियम। मतलब ये सेम ही ग्रुप का है आपका, बेरिलियम से शुरू होता है और बेरियम पे खत्म होता है। यानी आपने सुना होगा क्या, बेरिलियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद बेरियम, बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम। यानी बेटा मांगे कार, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम आता है, कार स्कूटर, बाप राजी होता है, रेडियम कहलाता है। ठीक है, तो ये तो रेडियो एक्टिव है। यानी आपको बेरियम से शुरू होता है, तो बेरियम से लेकर के मैग्नीशियम तो कह रहा है कि इंक्रीज, क्या इंक्रीज करता है, तो याद रखिएगा कि जैसे ही आप बेरिलियम से शुरू कर करके नीचे आते हैं, यानी आपको बेरिलियम से बेरियम, तो ये डाउन द ग्रुप हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे, यानी ग्रुप में, समूह में आप ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन द ग्रुप। ये लाइन आपका ग्रुप देता है, ये लाइन आपका पीरियड देता है। तो दो बात याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल बढ़ता है, क्या होता है, सेल बढ़ता है। ठीक है, सेल बढ़ता है, इंक्रीज, ये लगा देते हैं, ये लिखते जाइए, यानी अपवर्ड एरो बता रहा बढ़ना और डाउनवर्ड एरो बता रहा घटना। जब सेल में हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा मास बढ़ता है, क्या होता है, मास बढ़ता है। जब मास बढ़ेगा तो इसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जब आपका सेल बढ़ेगा, इसका मतलब रेडियस भी बढ़ेगा, क्या होगा, रेडियस भी बढ़ेगा। तो देखिए कितनी बातें आ गई आपके पॉइंट में, 4 बातें आ गई।
जब समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्ष बढ़ता है, सेल को आप कक्ष कहते हो। दूसरी बात द्रव्यमान बढ़ जाती है। तीसरी बात उस पर न्यूक्लियर चार्ज जो है नाभिक पे चार्ज बढ़ जाती है। चौथी बात यानी एटॉमिक रेडियस का जब साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका रेडियस भी बढ़ेगा। बिल्कुल आई बात समझ में, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी सबका सेम होगा। आयनाइजेशन क्या होगा, सबका सेम होगा, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबका सेम होगा। आयनिक ऊर्जा जो होगा सबका सेम होगा। तो आप देख लीजिए क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, इंक्रीज पूछ रहा है कि क्या क्या बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो आपका 1 और 3 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है क्या, हाँ बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात या नहीं आई? बिल्कुल मैं हट जा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। फिर से सुधार करने का प्रयास हम करेंगे। आइए अगला प्रश्न पे आते हम लोग। देखिए, एमॉन्ग द फॉलोइंग स्पेसीज द स्मॉलेस्ट आयन इज। अभी मैंने आपसे बताया, अब यहां पे देखिए, ये है सोडियम, ये है फ्लोरीन, ये है ऑक्साइड और ये है नाइट्राइड। सोडियम पे चार्ज होता है +1, कुछ चार्ज नहीं दिया। फ्लोरीन पे होता है -1, ऑक्सीजन पे होता है -2, नाइट्रोजन पे होता है -3, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया है कि साइज किसका सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। आपसे अगर पूछे कि साइज सबसे छोटा किसका होगा, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज कम होगी। यानी सबसे बड़ा साइज नेगेटिव वाला का, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद केटाइन का। मतलब ऋणात्मक, न्यूट्रल और धनात्मक। ऋणात्मक का ज्यादा आकार होता है, बड़ा साइज होता है। न्यूट्रल का उसके बाद आपका धनात्मक का, केटाइन का। आई बात समझ में? यानी नेगेटिव वाला का सबसे ज्यादा, उसके बाद न्यूट्रल, ऑर्डर लिख लीजिएगा, और उसके बाद किसका बोलिए, पॉजिटिव का। तो जिसका यानी सबसे छोटी साइज किसकी होती है, सबसे छोटी साइज हिंदी में लिखिए आप, सबसे छोटी साइज, चूंकि एक एक पॉइंट को मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे छोटी आकार जो होती है पॉजिटिव वाले की होती है। किसकी होती है, पॉजिटिव वाला के। वहीं पे सबसे बड़ी आकार की बात कर दें, ठीक है, सबसे बड़ी आकार किसकी, नेगेटिव वाला की। और न्यूट्रल तो भाई बीच में पिस रहा है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सबसे छोटी पूछा है तो सोडियम इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, इंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन से सेट के साथ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत फील, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत मार्वेलस है, 1 नंबर। मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब पता नहीं आपको फील आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत, मुझसे अगर पूछिएगा व्यक्तिगत, तो मुझे बहुत फील आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका आंसर खुद करेंगे। आप बताइए, कह रहा है क्या कि सही स्टेटमेंट जो है रेडियस के बारे में क्या होगा, बताइए, आप पढ़िए इसको। तो रेडियस अभी आपने पढ़ा कि नेगेटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगा, यानी उस पर इंक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ाइए, रेडियस बढ़ाइए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाइए, रेडियस घटाइए। तो आप देखिए, यानी एनायन वाला केस में जो होगा रेडियस ज़्यादा होगा, यानी त्रिज्या ज़्यादा होगी। केटायन वाला केस में क्या होगा, केटायन बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रेडियस घटेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रेडियस घटेगा। याद रखिए। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल आप सही आंसर किए हैं। इसका आंसर हमको तो लगता है शुद्ध रूप से क्या हो जाएगा, यानी आपका बी नंबर को हम लॉक करते हैं, और यही आपका करेक्ट और शुद्ध रूप से आंसर है, ठीक है। चलिए, अब आगे बताएं मुझे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो है कोणीय आवर्त जो है सही है, आपको देख के बताना। तो सबसे पहले कोणीय आवर्त जो है जानिए कि क्या होता है। कोणीय आवर्त को, यानी कोणीय आवर्त को, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा का रिप्रेजेंट करते ये होता है फार्मूला 2π/t। 2π/t ये फार्मूला लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहीं पे एक एक्सलेशन होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, एक्सलेशन बराबर, तो त्वरण बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, जहाँ एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, पोजीशन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जहाँ से ओमेगा रोकिएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √अंडर एक्सलेशन बाई एक्स। ये फार्मूला आप रखिएगा माइंड में, हो सकता है कि इस पे क्वेश्चंस आए आगे, ठीक है। चलिए,
तो अब आप देख लिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कोणीय आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा, यानी कोणीय आवृत्ति को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है 2π/t, जहाँ पे पाई जो है यूनिट या आपका एंगल है कह सकते हैं इसको, यानी उसके यूनिट से मतलब नहीं है, ये टाइम आपका क्या हो गया, टाइम है। तो आप कह सकते हैं कि ओमेगा जो है, ओमेगा रेसिप्रोकल है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, टाइम का। तो आप कह सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है किसका, टाइम का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड का जो है उल्टा होता है कौन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कोणीय आवृत्ति जो है, कोणीय आवृत्ति ये आपका उल्टा होता है टाइम पीरियड का, ठीक है। समय अवधि का उल्टा होता है कौन, बोलिए, समय अवधि का उल्टा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां तक क्लियर। चलिए ये फॉर्मूला आप लिख लिए, बहुत अच्छा। आइए आगे। चलिए क्वेश्चन का तो आंसर सबसे आना चाहिए। कह रहा क्या, किस दिन को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, किस दिन को, किस दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, किस दिवस को। तो आप बताइए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि आप सीरियस वे में सेट को देख रहे हैं, नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा कि फक्काबाजी हो रहा है, बस सिर्फ मैं मेहनत करूं आप कुछ ना करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। कुछ क्वेश्चन का तो ये जिम्मेदारी बनता है कि कमेंट करके जब बोला जा रहा है, अगर मुझे सीरियसली वे में फॉलो कर रहे हैं तो जब बोला जो चीज़ को जा रहा है तो उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। अदरवाइज तो वही हुआ, अपना काम बनता बाहर में जाया जनता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, ये फंडा यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इससे डिनाई कोई नहीं कर सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप जैसा ट्रीट करेंगे सामने वाले के साथ, सामने वाला भी वैसा ही ट्रीट करेगा आपके साथ। ये हकीकत है और ये सच्ची और कड़वी सच है। सच पूछिए तो सच किसी से बर्दाश्त होता नहीं है। उसकी अगर बुराइयां देख करके भी उसकी तारीफ की जाए तो वो अपने आप में फूल जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं, ठीक है ना। यानी किसी को करवाहट, हकीकत बर्दाश्त नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसकी क्या किया जाए, प्रशंसा किया जाए, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं क्या, कि अगर जो कमियां हैं उस चीज़ को मुझे बताया जाए, उजागर किया जाए, ताकि मैं उस कमियां को सुधार कर सकूं। मुझे आप अप्रिशिएट मत करिए, मुझे तारीफ नहीं करिए, लेकिन मुझ में जो कमी है उसको प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या मैंने जो कहा था कि इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो क्या ये मेरा कहना गलत था या सही था, या आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। या किसी भी प्रकार का सेट को डिस्कस करने से रिलेटेड, कंसेप्ट देने से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि, कोई समस्याएं है, किसी प्रकार की कोई गलतियां हैं अगर मुझ में, तो प्लीज़ मुझे बताया जाए, ताकि उसकी क्या किया जाए, सुधार किया जा सकता है, ताकि आने वाला सेशन अच्छा और एक कंप्लीट कंसेप्ट के साथ डील किया जा सके। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इस बात को मैं मानता हूं, और गलती को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है, और मैं अपनी गलती को स्वीकारता भी हूं, और ये गलती बताने वालों को मैं पसंद भी करता हूं, ठीक है। और उनको मैं बहुत बाय हार्ट, दिल से, हृदय से उनका धन्यवाद पात्र कहता हूं कि कोई तो है जो मेरी कमियां को समझे, पकड़े, और कोई जो है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, राइट। इसलिए जो कमियां अगर लगे तो मुझे प्लीज़ जरूर बताएं, किसी भी प्रकार की कोई गलतियां अगर है तो। आइए अगला प्रश्न आते हम लोग। कह रहा है क्या, इनमें से कौन सा है जो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, ब्रैकिश वाटर समझते हैं, ब्रैकिश वाटर मतलब कठोर जल कह लीजिए, उसको अशुद्ध जल कह लीजिए, खारा पानी कह लीजिए। तो खारा पानी के लिए जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ये डेल्टाज जो है, डेल्टा आप जानते होंगे ज्योग्राफी के हिसाब से, यानी दो नदियां की जो गर्द आके उड़ जाती है एक हाई लेवल पे, इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और इसके बारे में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत में बहने वाली कौन दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है, इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, ब्रैकिश वाटर समझ गए, खारा पानी जिसको कहते हैं हिंदी में। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है, द आयुपेक नेम ऑफ द बिलो मेंशन कंपाउंड्स इज, यानी कंपाउंड इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आयुपेक नेम दे दिया, तो इससे हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर लेंगे,
पेंटा है ना, 5 को कार्बन आएगा, पेंटा है तो 3,4 मिथाइल, 1 कार्बन, 2, 3, 4, ये 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ Cl, ये कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन है, क्या वो है 3 और 4 पे है ना, 1, 2, 3, ठीक है, कार्बन है। चलिए आईयूपीएक नेम लिखने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो जिधर ये जुड़ा रहेगा हम लोग नंबरिंग उधर ही से करेंगे। तो पेरेंट चेन, आप चाहे तो इसको कलम चेंज कर देता हूँ कलर, ये आपका पेरेंट चेन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नंबरिंग जो है हम लोग करेंगे, या तो ये इस इंड से नंबरिंग होगा या इस इंड से नंबरिंग होगा, बीच से नंबरिंग नहीं होगा। सबसे पहले सिलेक्शन करना है पेरेंट चेन को, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसके अंदर ये कार्बन नहीं आया है, ये कार्बन नहीं आया, तो जो कार्बन इस लाइन के अंदर नहीं है, ये लाइन कहलाएगा पीसी पेरेंट चेन। जो इसके अंदर नहीं आया है वो हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट या बेटा या बेटी, जिसको कह लीजिए आप। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अगर एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम पड़ता है मिथाइल। क्या पड़ता है, मिथाइल। एक कार्बन वाला यहाँ भी एक कार्बन वाला बेटा है, इसका भी नाम क्या पड़ेगा, मिथाइल। चलिए ठीक है, नंबरिंग अब देखिए, एक बेटा मिला है 2 नंबर पे और एक बेटा मिला है 3 नंबर में। मतलब इस पेरेंट चेन में कार्बन जो है, जहां जहां ये लाइन डॉटेड लाइन है वहां वहां कार्बन बैठा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन वाला है, यानी 5 कार्बन वाला पापा है, जिसमें से 2 नंबर वाला कार्बन पे को बेटा मिला है और 3 नंबर वाला कार्बन वाला को बेटी मिली है। यानी बेटा और बेटी, ये समझाने का सेंस है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद करता भी नहीं हूँ, और आप भी नहीं करी उम्मीद करता हूँ। ऑल आर इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17, ठीक है ना। आर्टिकल 14, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर हम लोग भेदभाव करेंगे, भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। वो लोग क्या है, दुष्ट है, जो भेदभाव और इस तरह के घृणा और इस तरह की नफरत पैदा करें, यानी लड़का और लड़की में भेदभाव रखते हैं, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी एक कार्बन वाला को मिथाइल, यानी आप कह लीजिए समझने के व्यवहार में क्या कह लीजिए, बेटा या बेटी, ठीक है। एक कार्बन वाले का नाम पड़ता है मिथाइल। अगर 2 कार्बन वाला बेटा या बेटी होता तो उसका नाम पड़ता इथाइल। 3 कार्बन वाला बेटा या बेटी होता तो उसका नाम पड़ता प्रोपाइल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पे एक कार्बन वाला हमारा, इसका नाम है मिथाइल, इसका भी नाम है मिथाइल, मतलब 2 को मिथाइल मिला। तो 2 को जब सेम नाम का आगे जाएगा तो 2 मिथाइल के आगे हम लोग 2 की जगह इस्तेमाल करेंगे डाई। क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई इस्तेमाल करेंगे। और नाम लिखने से पहले, यानी पापा का नाम लिखने से पहले एक रूल है, पापा का नाम लिखने से पहले बेटा का नाम लिखाता है, और बेटा का नाम लिखाने से पहले बेटा का पोजीशन लिखाता है। क्या करता है, बेटा का पोजीशन लिखाता है। तो देखिए पोजीशन क्या है, एक है 2 नंबर पे, एक है 3 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा 2,3, नंबर के बीच कॉमा आएगा, नंबर के बीच कॉमा आएगा, ये भी एक रूल है, ठीक है। और नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन आएगा। 2, 3, 2 को बेटा है तो 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे दाई। बेटा या बेटी का नाम क्या, मिथाइल, बेटा या बेटी का नाम मिथाइल। और 5 को कार्बन वाला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, 5 कार्बन वाले को बोलते हैं हम लोग पेंटॉइल। क्या बोलते हैं, पेंट। यहाँ पे अगर ये कीटोन ग्रुप वाला ये नहीं रहता तो हम लोग पेंटेन लगाते थे डायरेक्ट, लेकिन ये लगा हुआ है तो ये हम लोग क्या सकते हैं, पेंटेन ऑयल, ठीक है ना, पेंटेन ऑयल। और ये हमारा क्लोरो है तो इसको लगा दीजिए पेंटोनाइल क्लोराइड या क्लोराइड। ये आपका नाम है, ऑप्शन में है क्या, 2,3 डाइमिथाइल पेंटोनाइल क्लोराइड। तो आपका डी नंबर इधर करेक्ट आंसर है, डी नंबर इधर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक रूल्स है, बेसिक रूल आईयूपीए के में, यानी आईयूपीए का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन, बोलिए, IUPAC, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, P फॉर प्योर एंड A फॉर अप्लाई, C फॉर केमिस्ट्री। ये आपका आईयूपीए का फुल फॉर्म है। यानी ये क्वेश्चन भले ना आए, आईयूपीए का फुल फॉर्म हो सकता क्या जाए, और ये थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन है, ये मुमकिन नहीं है कि पूछा, लेकिन फिर भी अगर नोमेनक्लेचर से अगर एक क्वेश्चन डाल देता है, इसके लिए मैं करा दिया हूँ आपको, ठीक है। चलिए, यानी आपके साथ यानी जो 11, 12 का जो पोर्शन है जो पूछता है उसको भी मैं कवर करा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, याद रखिएगा, अगर जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा
कम कार्बन वाला जो है, कम कार्बन वाला गैस फॉर्म में, जैसे एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला जनरली बात कहें तो ये हमारा गैस होता है। ठीक है, चलिए उसके अगर बात करेंगे रेयर केस में 3-4, लेकिन ये कंडेंस लिक्विड में भी चला जाता है, तो आप कह सकते हैं 3-4 जो वाले से जो आता है 7 तक ये लिक्विड फेज होता है, और 7 से ज़्यादा जितना हो जाएगा ये आपका सॉलिड फेज होगा। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो अब आप पकड़ लीजिएगा, मिथाइल है तो मिथाइल को इसमें कार्बन कितना होगा, 1। ये जो एक कम कार्बन वाला मैंने बताया है, 1 कार्बन वाले को हम लोग मिथाइल कहते हैं, 2 कार्बन वाले को इथाइल कहते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल कहते हैं, 4 कार्बन वाले को ब्यूटाइल कहते हैं। 1 कार्बन वाला हमारा मिथाइल जो होगा गैस फॉर्म में होगा, तो यानी ये हमारा जो हो गया गैस फॉर्म में हो गया। मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये भी हमारा गैस फॉर्म में हो गया। इथाइल ब्रोमाइड ये भी हमारा गैस फॉर्म में हो गया। प्रोपाइल ब्रोमाइड मैंने अभी बताया आपको कि 1-2 जनरली क्या होता है गैस वाला, इसके वाला कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो प्रोपाइल हमारा कंडेंस हो जाता है, तो इसको आप कह सकते हो, क्या कहेंगे, लिक्विड फेज में कह सकते हैं आप। तो कॉन्सेप्ट मेनली है, कॉन्सेप्ट माइंड में रहना, द्रव केस में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, द आयुपिक नेम ऑफ द बिलो मेंशन कंपाउंड्स इज। अच्छा ये क्वेश्चन, तो ये आपका वही क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम लिख के बताइएगा जल्दी कमेंट करके। ठीक है, देखिए और फटाफट बताइए। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द पेंट 2in4 आयनीज, यानी कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितना है किसमें, पेंट 2in4 आयन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे तो फिर आप कहां से सिग्मा और पाई को काउंट कर पाएंगे। आपको दिया हुआ पेंट, तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। पेंट का मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहले सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दीजिए। 5 कार्बन, यानी पेंट कह रहा है 5 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन। ठीक, अब क्या कहा, 2 इन, मतलब डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे है, 2 नंबर पे। इन जहां लगेगा इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। आयन जहां लगेगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। आई बात समझ में, यानी इन लगेगा इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और आयन जहां लगेगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। गॉट दिस पॉइंट, समझ में बात आ रही। ठीक, अब क्या कहा कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आप काउंटिंग करिए जिधर से मन है। अगर इधर से करेंगे तो ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन, तो हमारा डबल बॉन्ड जो है यहां आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, चौथा नंबर पे, तो ये हमारा डबल नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर, तो ये चौथा नंबर हमारा हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो अब यहां काउंट कर लीजिए, देखिए इसका जो नाम हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो नाम आईयूपीए का नाम शुद्ध रूप से कहिएगा तो आप जो है पेंट, डबल बॉन्ड को हम लोग इन कहते हैं, तो दूसरा नंबर पे है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर। 2 इन और 4 क्या है, आयन है। राइट, यह याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, यहां कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर हमारा बॉन्ड में कमी आएगी तो वहां पे आएगा गिफ्ट में हाइड्रोजन, मतलब कार्बन जा रहा है ससुराल, उसकी खाना पूर्ति करने के लिए, उसकी मेहमान नवाजी के लिए, उसकी मेजबानी के लिए आता है हाइड्रोजन। ये कार्बन बना रहा है सिंगल बॉन्ड, कितना बॉन्ड बाकी है, 3 बॉन्ड बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन आवेगा। और याद रखिएगा एक हाइड्रोजन 1 सिग्मा बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन कितना बनावेगा, बोलिए 3 सिग्मा बनाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा, तो 3 हाइड्रोजन कितना सिग्मा, 3 सिग्मा। राइट, समझ में बात आ गई, गुड। चलिए तो यहां पे देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, कितना कम है, 1 कम है, तो 1 हाइड्रोजन यहां आएगा। चलिए इसकी बात कर लीजिए, तो 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, 2 बॉन्ड इधर, यानी ये दो बॉन्ड है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। राइट, यहां देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 इधर और 2 इधर, 3, 1 हाइड्रोजन आवेगा। चलिए इसकी बात करिए, 3 जो है यहां है और 1 यहां, तो 4 कंप्लीट है, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं आवेगा। यहां की बात कर लीजिए तो 3 बॉन्ड बना रहा है, इधर कुछ नहीं है, 1 बॉन्ड बाकी है, तो 1 हाइड्रोजन आवेगा। मैंने अभी आपसे बताया कि 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा बनाती है, तो काउंट कर लीजिए, 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा यहां, 1 सिग्मा यहां, 4, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन यहां है 5, ये है 6, और ये है आपका कौन है, देखिए यहां पे ये है 7, ये 8, और ये 9, और एक 10। यानी जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां सिग्मा होगा, यानी सिग्मा कितना, सिग्मा को इससे रिप्रेजेंट करते हैं 10,
जहां डबल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा और एक पाई, तो एक सिग्मा तो काउंट कर लिए, तो बच गया हमारा ये पाई है, पाई हमारा, तो यहाँ पे एक है। जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा दो पाई, तो दो पाई यहाँ होगा, एक और दो, और एक यहाँ तीन, यानी टोटल हमारा पाई कितना हो गए, तीन, ये याद रखिएगा। सिग्मा एंड पाई, बोलिए 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। ये एग्जाम में इससे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं था, वो स्ट्रक्चर से था, और स्ट्रक्चर से जिस तरह से आपको मैंने ये दिया ठीक उसी तरह से था क्वेश्चन, तो ये काउंट करते आना चाहिए। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा सीरियसली वे में देखेंगे आप और लाइटली नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर होगा और सिलेक्शन निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए, मैंने देखिए ये बिल्कुल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मैं जो बताता हूँ पढ़ाता हूँ, इनके जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी असस करते हैं, जो मैंने बताता हूँ बस वही क्वेश्चन वहीं तक रहता है, यानी जो बात बताता हूँ वही क्वेश्चन तैरता हुआ नजर आता है। आई बात समझ में। अभी तक आप देखे भी होंगे जो सेट मैंने कराया है, जो भी सेट मैंने कराया है बीपीएससी से संबंधित, क्या एग्जाम में आया या नहीं आया, क्या फैकल्टी है, क्या डीलिंग मैं दे रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके सामने ए टू जेड प्रूफ है। आप यकीन जानिए कि क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला है। अब आप नहीं सुन रहे, मेरा नहीं मान रहे, तो मेरा गलती नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, जितना चाहे पढ़ सकते हैं, जितना बुक है पढ़ सकते हैं, जितना यूट्यूब चैनल पे जो बता रहा डिस्कस करा रहा सारा चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि जिसने देखा है उसने सिलेक्शन को पाया है, जिसने लाइटली लिया है वो आसान सा क्वेश्चन गलती करके आया है, ठीक है। और गलती जब हो ही जाए तो फिर उसको क्या करना है, मतलब एक बहुत अच्छा दोहा कविता है, मतलब जब फसल जो है बिन बारिश के सूख जाए और बस फसल के सूखने के बाद जब मूसलाधार बारिश हो भी जाए तो उस बारिश का मतलब ही क्या रह जाती है। जब फसल यानी जो है बारिश बिन फसल सूख ही गया और सूखने के बाद मूसलाधार बारिश का भी मतलब कुछ रह नहीं जाता। इसीलिए वक्त पे जाग जाएंगे तो कल्याण सबका है, वक्त बीतने के बाद जागे तो क्या जागे, इससे कुछ होने का नहीं सिवाय पछतावा के। इसीलिए मौका है, देख लीजिए जितना बार आप तो चाहे, आपके अंदर वो क्या है, ऑथोरिटी राइट्स है। आप चाहें तो मुझे स्पीड कर सकते हैं, मुझे क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, मुझे फास्ट कर सकते हैं, मुझे जो आप चाहे कर सकते हैं। टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम घटा सकते हैं, स्लो मोशन में देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके अख्तियार में है, आप जितना बार चाहे स्पीड बढ़ा के देखिए, घटा के देखिए, ठीक है। स्लो मोशन में देखिए या एवरेज मोशन जो चल रहा है उसमें देखिए, ये आप पे ऊपर निर्भर करता है। चलिए ठीक है, बीच बीच में थोड़ा एनर्जी यानी डोज बुरा नहीं मानिएगा, ये आपके हित के लिए बातें कर रहा हूँ। और बिल्कुल वही चीज़ जो देखिए मैं जो बताता हूँ बिल्कुल बहुत आलतू फालतू चीज़ें नहीं बताता हूँ और नहीं समय किल करता हूँ, कॉन्सेप्ट की बातें करता हूँ, जो क्वेश्चन बनती है और जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके प्रति आपके लिए बहुत मैं ढूंढ करके लाता हूँ और अच्छा अच्छा सिलेक्टिव क्वेश्चन के लाता हूँ लेकर के, जो आपके लिए बेहतरी हो, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आता हम लोग। ऑर्बिटल्स हैविंग टू स्फेरिकल नोड्स आर, यानी टू स्फेरिकल नोड जो होता है हमारे पास ये एफ ब्लॉक में होता है। किस में होता है, एफ ब्लॉक में होता है। नोड जो पार्टिसिपेट नहीं करता है यानी वो ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग नहीं करता है उसी को हम लोग नोड्स कहते हैं, ये याद रखिएगा। और ये 6f में होता है। किस में होता है, टू स्फेरिकल नोड्स जो होता है 6f में होता है, ये याद रखिएगा। एफी इज मेड पैसिव बाय, यानी एफी को बनाया जाता है किसके पैसिव यानी किसके एक्टिव करने से, ठीक है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, यानी अस्थिर रहेगा। कौन अस्थिर रहेगा, तो हमारा आयरन जो है बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा कौन का नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का दूसरा नाम भी होता है क्वीन ऑफ केमिकल, क्वीन ऑफ केमिकल। और H2SO4 का क्या नाम होता है, H2SO4 का नाम होता है किंग ऑफ केमिकल्स, राइट। चलिए, विच हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी आपके पास जो दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा यानी पिघलने की जो क्या कहते हैं, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। यानी पिघलने की जो पॉइंट है, बिंदु है, किसकी ज्यादा होगी, तो जिसके पास मास ज्यादा होगा उसको मेल्ट करने का समय भी क्या लगेगा, ज्यादा। तो मोलेटिलम जो है हमारा इधर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली अब्जॉर्ब ड्यूरिंग। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। नॉर्मली क्वेश्चंस आएगा नहीं और ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चंस रहेगा, बहुत VBI क्वेश्चंस बन सकता है इसका, ठीक है। कह रहा है क्या कि जो
गति देखने, पहला गति जो देखा गया भ्रूण का, फीटस का, ठीक है ना, और उस पे जो अपीयरेंस पाया गया, हेड पे बाल, ठीक है ना, यानी ये जो एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी सर पे बाल आना, किस कितने, यानी फीटस के कितने दिनों बाद, कितने ड्यूरेशन के बाद, तो याद रखिएगा आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ के बाद ही हेड पर हेयर ग्रोथ होता है फीटस का, ठीक है ना, भ्रूण का, ये याद रखिएगा। आखिर आपसे सब अगर क्वेश्चन ये बन जाए, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले जो फीटस है यानी एम्ब्रॉय अंदर में जा रहा है बेबी का, सबसे पहले किस ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हार्ट का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? हार्ट का डेवलपमेंट, तो उसके बाद ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा मुख्य बातें। सबसे अंतिम में जो यानी डिलीवर से 24 घंटा पहले किसका होता है, तो याद रखिए 24 घंटा पहले जो होता है डिलीवर से, वो आपका गोनेट्स का, यानी आप ओवरीज की बात करें या जो टेस्टिस होता है, तो इंसाइड द बॉडी से जो डिलीवर से 24 घंटे पहले वो क्या होता है, बॉडी के बाहर आता है, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि जो टेस्टिस होता है मेल बॉडीज में, तो क्या बाय बर्थ यानी मदर पेट में ही बाहर रहता है बॉडी से? नहीं, डिलीवरी होने से 24 घंटा पहले वो क्या होता है, मदर बॉडी यानी बेबी के अंदर से बाहर आता है। मदर के ओवम में जो बात करेंगे अगर हम, तो मदर के ओवम में जो बेबी होता है, उस बेबी के टेस्टिस होता है उसके एम्ब्रॉय के अंदर होता है, ठीक है। आई बात समझ में? आफ्टर डे यानी 24 घंटा के बाद जो डिलीवर होता है 24 ड्यूरेशन में, तो वो हमारा बाहर आता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अंतिम में डेवलपमेंट होने वाला कौन है, तो वो आपका गोनेट्स है, ठीक है। जो डेवलप तो हो जाता है लेकिन बॉडी से बाहर आने वाला, तो वो हमारा टेस्टिस, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दी अर्थ एज एन ओपन सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कह रहा कि पृथ्वी जो है एक ओपन श्रृंखला है, ओपन सिस्टम है, ओपन यंत्र है, किसके रेस्पेक्ट में, तो याद रखिएगा ये अर्थ खुली संचार है, किसके, ऊर्जा के। जितना चाहे आप ऊर्जा संग्रहित कर लीजिए, रिजर्व कर लीजिए, कंजम्पशन कर लीजिए। ये आपका एनर्जी के रेस्पेक्ट में कह रहा है कि अर्थ खुला है, एक ही जगह सीमित नहीं रहिए। यहाँ आपका अच्छा भला नहीं हो रहा तो यहाँ से माइग्रेट कर जाइए दूसरे जगह, हो सकता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही लिखा होगा, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि a simple harmonic oscillator has got a displacement of 0.02 and acceleration equal to 2 मीटर पर सेकेंड at any time. The angular frequency of the oscillation is equal to, देखिए फॉर्मूला आ गया। कह रहा है क्या कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है आगे पीछे, जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना, यानी डिस्प्लेसमेंट दे दिया 0.02 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसके बीच में त्वरण जो है, त्वरण आपको दे दिया कितना, एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो आपसे पूछ गया किसी भी समय में, तो आपसे पूछा क्या कि उस किसी भी समय पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति कितना होगा उस एक्सीलेटर का। तो मैंने अभी बताया कि कोणीय आवृत्ति को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एक्सलेशन बाई पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक्स। पुट कर दीजिए, ओमेगा निकल जाएगा आपका, एक्सलेशन की जगह कितना पुट करिएगा बोलिए, 2, और पोजीशन की जगह कितना 0.02। तो ये डिसिमल हटाइएगा तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ये 2 से 2 कर जाएगा, निकल करके आएगा हमारा 100 रेडियन। क्या आएगा, 100 रेडियन पर
ठीक है, चलिए, यानी जिसको माध्यम की जरूरत पड़ेगी उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल, और जिसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी वो नॉन मैकेनिकल का जो हमारा उदाहरण है वो हमारा साउंड वेव, सॉरी लाइट है। कौन है, लाइट वेव है, ये नॉन मैकेनिकल का एक उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न। द मेजर रिजर्वर फॉर फॉस्फोरस इज, तो याद रखिएगा मेजर रिजर्वर जो होता है ये रकर यानी सेडिमेंट और सादी चट्टान जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं फॉस्फोरस रिजर्वर। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका सॉइल एंड रॉक्स। क्या हो जाएगा, सॉइल एंड रॉक्स मेजर रिजर्वर। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन इस सेट के साथ होता है कंप्लीट। आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से बने रहे लगातार वे में। ये चीज समझ में आ ही गया होगा कि sp को हम लोग लीनियर कहते हैं, sp2 को हम लोग ट्राइगोनल कहते हैं, sp3 को टेट्राहेड्रल कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है ना, यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे किसका, यहाँ पे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स का। टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ नोट्स का फॉर्मूला होता है n+1, जहां n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, तो ये हमारा सेल कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा। ठीक है, तो जिसकी बात करेगा, अगर 6x में बात करेगा नंबर ऑफ नोट्स की कितना हो जाएगा, तो 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, 5D में बात करेगा नंबर ऑफ नोट्स की तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4F में बात करेगा नंबर ऑफ नोट्स की तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, बताइए 5। तो ये ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, 6s का, उसके बाद 5D का, उसके बाद किसका, 4F का, राइट। तो ये आप ऑर्डर रखिएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए, तो इसी प्रकार जो है आपका है